नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया मराठा आरक्षण 2018 का पारित कानून असंवैधानिक। देश में 5G नेटवर्क ट्रायल को मिली मंजूरी, किसी चीनी वेंडर को 5G ट्रायल की इजाजत नहीं। आईडीबीआई बैंक में सरकार घटाएगी अपनी हिस्सेदारी, रणनीतिक विनिवेश को मिली मंजूरी। ऑक्सीजन कंटेनर्स की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की हुई शुरुआत, पहला कंसाइनमेंट बेंगलुरु पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि 1992 में इंदिरा साहनी केस के तहत निर्धारित 50% आरक्षण सीमा के उल्लंघन के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है। वर्ष 2018 में पारित इस कानून में सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में मराठाओं को 16% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने कम करके एमजी गायकवाड़ आयोग के संस्तुति के अनुरूप कर दिया था। लेकिन बंबई हाई कोर्ट ने इसे कानून को सही माना था। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। बताते चलें कि इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 1992 में निर्णय दिया था। इस केस को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही माना गया था। इसी केस में निर्णय दिया गया कि कुल सीटों का 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा जब तक असाधारण परिस्थिति न हो। इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर की अवधारणा आई। क्रीमी लेयर शब्द आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। दूरसंचार विभाग ने 5G के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स 5G ट्रायल कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने जल्द ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यानी टीएसपी को स्पेक्ट्रम उपलब्ध करवाने की बात कही है। आवेदक टीएसपी में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल शामिल हैं। ये टीएसपी मूल उपकरण निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट के साथ पहले ही समझौता कर चुके हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम स्वदेशी तकनीक का भी उपयोग ट्रायल में करेगा। किसी भी चीनी वेंडर को 5G नेटवर्क ट्रायल की इजाजत नहीं मिली है। 5G ट्रायल का समय 6 महीना निर्धारित किया गया है। ट्रायल के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद और सेटिंग करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में भी 5G नेटवर्क का ट्रायल करना होगा, जिससे पूरे देश में एक साथ 5G नेटवर्क का लाभ दिया जा सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल के ट्रांसफर को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी है। भारत सरकार के पास 45.48% और एलआईसी के पास 49.24% इक्विटी है। एलआईसी ही वर्तमान में प्रबंध नियंत्रण के साथ साथ आईडीबीआई बैंक की प्रमोटर है और भारत सरकार इसकी सह प्रमोटर है। भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण आरबीआई के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्त स्वरूप देने के समय किया जाएगा। एलआईसी बोर्ड पहले ही इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर चुका है। मिलिट्री उत्पीड़न से बचने के लिए म्यांमार से भाग कर आए 7 म्यांमार के नागरिकों को मणिपुर हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। कोर्ट ने गुप्त रूप से भारत में प्रवेश करने वाले म्यांमार के इन नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी से सुरक्षा हासिल करने के लिए नई दिल्ली जाने की अनुमति दी है। बताते चलें कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था है जो शरणार्थियों के जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित है। वर्ष 1950 में इसका गठन किया गया था। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कोर्ट ने कहा कि भारत भले ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमयों का पक्षकार देश नहीं है, लेकिन वह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नियम का हस्ताक्षर करता देश है और भारत पड़ोसी देशों से आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देता रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 में नॉन रिफॉल्वमेंट का अधिकार शामिल है। इस कारण भारत को नॉन रिफॉल्वमेंट सिद्धांत को सुनिश्चित करना चाहिए। नॉन रिफॉल्वमेंट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अपने देश के उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को वापस उसी देश जाने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। इबोला से पूर्वी किवू के उत्तरी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमण हुआ था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। कांगो ने 3 महीने से भी कम समय में नियंत्रण पा लिया है। इबोला विषाणु रोग मनुष्यों में फैलने वाली एक घातक बीमारी है। इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों तक पहुंचा है। यह मानव से मानव के बीच तेजी से फैलता है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। फ्रूट चमगादड़ इस वायरस का प्राकृतिक होस्ट है। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत विदेशी मित्रों द्वारा भेजी गई ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल सहायता सामग्री को भारत लाया जा रहा है। हम जानते हैं कि कोविड महामारी में अत्यधिक मांग के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतराल आ गया है। नौसेना ने इस ऑपरेशन में अपने 7 युद्धपोत तैनात किए हैं। इन युद्धपोतों में आईएनएस कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिकंड, जलश्व और ऐरावत शामिल हैं। इस ऑपरेशन के तहत आईएनएस तलवार से ऑक्सीजन का पहला कंसाइनमेंट बहरीन से मंगलुरु लाया गया। बताते चलें कि ऑपरेशन समुद्र सेतु को मई 2020 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना विभिन्न देशों से कोविड महामारी में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ले आई थी। ऑपरेशन समुद्र सेतु को वंदे भारत मिशन के साथ शुरू किया गया था। 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे वी कल्याणम अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे महात्मा गांधी सचिवालय के एकमात्र जीवित सदस्य थे। एक समय कल्याणम ने दावा किया था कि महात्मा गांधी ने अंतिम समय हे राम शब्द का उच्चारण नहीं किया था, जिस पर काफी बहस हुई थी। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बातों को गलत समझा गया। उनके शब्दों में, मैंने कभी नहीं कहा कि गांधी जी ने हे राम नहीं कहा। मैंने कहा था कि मैंने उन्हें हे राम कहते हुए नहीं सुना। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।